नमस्कार साथियों, मैं वैभव पालीवाल आज फिर से हमारे YouTube चैनल नरेटर और ट्विटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ई कॉमर्स, या जिसे हम जो है ई वाणिज्य भी बोलते हैं। ई वाणिज्य क्या होता है? तो साथियों, जब हम वाणिज्य का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर क्रय और विक्रय करना। ठीक है, तो वाणिज्य का मतलब तो क्या हो गया? बड़े स्तर पर क्रय और विक्रय करना। ई का आपने जो है बहुत जगह सुना होगा, जैसे आपने ईमेल सुना होगा, ई वेस्ट सुना होगा। इसी तरीके से क्या होता है? ई वाणिज्य होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जब हम विश्वसनीय और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की सहायता से वाणिज्यिक गतिविधियों को अर्थात क्रय तथा विक्रय को संपादित करते हैं, तो इस क्रिया को क्या बोल देते हैं? हम इस प्रक्रिया को, इस बाजार की प्रक्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम बोल देते हैं ई वाणिज्य। ठीक है, ये अवधारणा कहां से आई? तो साथियों, 1960 के दशक में यूएसए के अंदर जो है इस अवधारणा का जन्म हुआ माना जाता है। ठीक है, भारत में कब से आई? तो साथियों, पिछला जो दशक रहा है हमारा 2010 से 2020 की अगर हम बात करें, तो इस दशक के अंदर भारत में जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई है वो किसने पाई है? ई वाणिज्य ने पाई है, या ई कॉमर्स ने पाई है। ठीक है, ई वाणिज्य के अंदर अभी हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? क्रय और विक्रय कर रहे हैं। क्या केवल क्रय और विक्रय करते हैं? तो जी नहीं, हम क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। जैसे हम फोन पे, गूगल पे या और किसी भीम वगैरह के माध्यम से यूपीआई पे जो पेमेंट वगैरह करते हैं, वो सब भी किसका पार्ट हो जाता है? ई कॉमर्स का पार्ट हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग हम लोग करते हैं ना भाई। हमारा जो बैंकिंग का जो पोर्टल होता है, ठीक है, उस पर जब हम ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, ट्रांजेक्शन हम लोग खुद इधर से उधर अकाउंट से उस तरफ उसको करते हैं। हाँ, जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं, स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, और भी बैंकिंग की जितनी गतिविधियां होती हैं, उन सब चीजों को जब हम ऑनलाइन तरीके से करते हैं, तो वो भी किसका पार्ट हो जाता है? ई वाणिज्य का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ई वाणिज्य करी क्यों जाती है? तो ई वाणिज्य के पीछे क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन। ऑनलाइन जब हम किसी भी काम को करते हैं तो क्या हो जाती है? हमारी लागत में कमी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, इसको अपन ऐसा करते हैं, सेग्रीगेट करके हम जो इसके लाभ को समझने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं व्यापारियों के दृष्टिकोण से, या जो व्यवसायी होते हैं उनके दृष्टिकोण से। एक हम बात कर लेते हैं ग्राहकों के दृष्टिकोण से, ग्राहकों को इससे क्या क्या फायदा है। और एक हम बात कर लेते हैं समाज, एक समाज का बड़ा तबका है, उसको इससे क्या बेनिफिट होता है। ठीक बात है। अब देखिए, व्यापारियों की जब हम बात कर लेते हैं, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाता है? जब ऑनलाइन हम किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इंटरनेट कहां है? सर्वत्र है। इंटरनेट के लिए क्या किसी प्रकार की कोई बाउंड्री है? तो हम बोलेंगे जी ना। ठीक है, तो मतलब इनमें क्या हो जाता है? व्यापारियों के लिए बाजार में विस्तार हो जाता है। अब उसके लिए क्या नेशनल, क्या राष्ट्रीय और क्या अंतरराष्ट्रीय, कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, अब जब बाजार में विस्तार हो जाएगा, जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की हम बातें कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक बात है, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कब, कैसे कर रहे हैं हम लोग? ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारी क्या हो जाएगी? अब देखिए ना, लागत में भी जो है कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। कौन सी? मैं प्रमोशनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मैं संवर्धनात्मक कॉस्ट की बात कर रहा हूं। मेरे को केवल एक सिंगल पेमेंट करना है इंटरनेट पे, एक सिंगल पेमेंट करना है ताकि मेरा जो है ऑनलाइन प्रचार हो जाए। तो वो प्रचार के लिए मेरे को ऐसा नहीं कि अफ्रीका के लिए अलग पेमेंट करना है, या मेरे को इंडिया के लिए अलग पेमेंट करना है, या मेरे को यूरोप के लिए अलग पेमेंट करना है, या मेरे को ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग से पेमेंट करना है। ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है? आप चाहो तो एक पूरा ग्लोबलाइज आप पेमेंट कर सकते हो। अब जब हम वो पूरा ग्लोबलाइज पेमेंट करेंगे, तो वो जो है कंपेरेटिवली बहुत ही ज्यादा मिनिमम कॉस्ट पे हो जाता है। मान लीजिए, अगर हम ऐसे मैं बहुत छोटे स्तर पे बात कर रहा हूं, मान लीजिए 10 लाख रुपए में हम जो है पूरी की पूरी दुनिया में हमारे किसी भी एक उत्पाद को
प्रचारित करते हैं। ये बहुत एक छोटी सी कॉस्ट बताई है मैंने आपको, ये करोड़ के अंदर जाती है, ठीक है। जब हम विज्ञापन करते हैं तो ये कॉस्ट जो है वो करोड़ के अंदर जाती है। लेकिन वही अगर हम जो है मान लीजिए इंटरनेट की सहायता लेते हैं तो 10 गुना तक वो कीमत जो है कम हो जाती है। मतलब अब हम केवल 1 लाख रुपए इंटरनेट पर दें हमारे प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, तो उससे जो है हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो प्रमोशनल कॉस्ट है, जो हमारी संवर्धनात्मक लागत है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जब ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब ये वाली लागत, कोई एक लागत भी हमारी जब कम होती है, वो भी क्या करती है, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने का काम करती है। हम हर जगह बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं कि हमारा जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो क्या है, रिपीटेशन वाली सी बातें लगती हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बताया कि इस जब हम ग्राहक, हमारे जब ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब हमारी किसी प्रकार की कोई लागत भी कम होगी तो भी हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ठीक बात है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ई वाणिज्य। ऑनलाइन जब हम हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हमारा कॉम्पिटिटर भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, हमारे जो सप्लायर्स हैं वो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर जो है और कौन कौन से वेरियस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट के अंदर लॉन्च किया हुआ है, ठीक बात है। हमारे सप्लायर्स जो हैं, उन सप्लायर्स के बारे में हमें पता चलेगा, क्या हमारे सप्लायर्स हमें महंगा माल दे रहे हैं, सस्ता माल दे रहे हैं, क्या जो सप्लायर हमें रॉ मटेरियल दे रहे हैं, जो कच्चा माल हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता जो बाजार में उपलब्ध दूसरा कच्चा माल है उससे अच्छी है या बुरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो है आपूर्तिकर्ताओं को भी जो है वहां पर चयन करने की हमारे को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो हो जाएगा कि हमें क्या है, यहां से विविध प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दी किस प्रकार की, कि आपको जो है अलग अलग प्रकार की, जैसे हमको जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड किसी तरह का कोई इन्फो है तो वो भी हमको इजी गोइंग मिल जाता है, ठीक है। हमने अभी बात करी कॉम्पिटिटर्स की, तो उनके बारे में जानकारी मिल जाती है, सप्लायर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे सप्लायर्स की मैंने यहाँ बात करी, तो सप्लायर्स को लेके हमारा जो है एक और पॉइंट निकल के आ जाता है, वो क्या, कि हम जो है नए तथा प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं के साथ में व्यापार कर सकते हैं, ठीक बात है। उम्मीद है सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहां तक समझ में आए होंगे। अब देखिए ग्राहकों को इससे क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं। तो देखिए जो सूचनाएं यहां पर कॉम्पिटिटर्स ने प्रोवाइड करी हुई थी, वो किसके लिए प्रोवाइड करी थी, क्या अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए, नहीं, वो किसके लिए प्रोवाइड करी थी, ग्राहकों के लिए, ठीक है। आप जब भी जो है ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जैसे अपन मोबाइल फोन इन जनरल हर कोई अपन कंपैरिजन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। मैं मोबाइल फोन का एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं। जब हम मोबाइल फोन देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम, कि इसके अंदर रैम कितनी है, रोम कितनी है, इसकी बैटरी बैकअप कितना है, ठीक है, इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, इसके अंदर कैमरा कितना है, इसकी स्क्रीन छोटी है, मतलब कितनी बड़ी है ना। तो उन सारी चीजों को हम कंपैरिजन कहां से करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, वहां से हमको उन सब चीजों का पता चलता है। वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, दो फोन के बीच में अगर हम कंफ्यूज हो तो वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन भी कलेक्टिवली वहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राहकों को क्या हो जाता है, ग्राहकों को जो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। ग्राहक जो है कभी भी 24/7 शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक बात है। कोई सी भी गतिविधि, जो भाई इंटरनेट तो ऐसा तो है नहीं कि जो है दिन में बंद रहेगा या शाम को बंद रहेगा, इंटरनेट तो जो सर्वत्र है, 24/7 चालू रहता है। तो जब इंटरनेट चालू रहता है, जितने टाइम पीरियड के लिए इंटरनेट चालू रहता है, तो उतने ही टाइम जो है हम इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज को परफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है तैयार होकर के पहले बाजार जाना पड़ेगा, यार ट्रैफिक हो जाता है, लेट हो जाएंगे, क्या पता दुकान तो बंद नहीं है, क्या पता दुकान पे भीड़ तो नहीं है, त्योहार का माहौल है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो अब ऐसे में आपको जरा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। आप घर बैठे बैठे 24 के 24 घंटों में, 7 के 7 दिन में कभी भी जो है किसी भी प्रकार की शॉपिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो काम आप खरीदारी का करते हैं, ये कैसे हो जाता है, ये न्यूनतम समय में हो जाता है,
भाई मान लीजिए आपको कोई एक सामान 2 किलोमीटर दूर जाके खरीद के लेकर के आना है, आप जाओगे, जाके खरीद के और लेकर के आओगे तो उसमें कम से कम गए से गया 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। लेकिन जैसे आपने अगर कोई प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन परचेज किया है तो वो जो है आप 5 मिनट के अंदर अंदर उस चीज को निपटा सकते हो। तो मतलब कि जो है न्यूनतम समय के अंदर आप जो आपका बहुमूल्य समय होता है उस समय को बचा सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, न्यूनतम समय पर जो है कुछ भी जो क्रय विक्रय जो भी कुछ आपको करना है उसको संपन्न कर सकते हो। इसके अलावा देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाता है कि आप फर्म को शिकायत व सुझावों से अवगत करा सकते हो। ठीक बात है। आप क्या कर सकते हो, त्वरित रूप से आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत है, आपने मेल डाला और मेल डाल के आप क्या कर सकते हो, उस चीज की शिकायत कर सकते हो, या आपके पास में कोई भी रचनात्मक सुझाव है ना, तो वो भी जो है आप फर्म को दे सकते हो। सॉरी, ठीक है। अब देखिए इससे जो है समाज को क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो हम समाज की बात कर रहे हैं तो देखिए समाज को पहला तो क्या हो जाता है, अच्छे सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण जो है वस्तु तथा सेवाएं जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो जो है गुणवत्तापूर्ण वस्तु तथा सेवाएं जो है वो किफायती दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक बात है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अब मान लीजिए हमने जो है कोई भी सामान मंगवाया तो एक क्या उसके लिए पूरा पूरा ट्रक भर के और पूरा पूरा माल का जो है ट्रांसपोर्टेशन करने की आवश्यकता है, उसका लॉजिस्टिक करने की आवश्यकता है, तो जी नहीं, आप जो है छोटी सी पैकिंग में, जो एक छोटा सा अगर प्रोडक्ट है तो छोटी सी पैकिंग में भी उसको आप जो है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड के माध्यम से भेज सकते हो। ठीक है, तो इससे में क्या होता है, प्रदूषण न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, आपका इको फ्रेंडली प्रक्रिया हो जाती है, इको फ्रेंडली सिस्टम भी जो है ये हो जाता है। ठीक है, और देखिए आप इंटरनेट जहां जहां पहुंच सकता है वहां से आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, अपने सामान को खरीद सकते हो या बेच सकते हो। मतलब कि अब जो है इसके लिए किसी प्रकार की कोई शहर गांव ढाणी की ऐसी कोई जो है बाउंड्री नहीं बची है। दूर दराज के इलाकों में भी जो कि मुख्य धारा से जुड़े हुए भी नहीं है, वहां भी क्या कर सकते हो, आप जो है अपने सामान को क्रय विक्रय कर सकते हो या जो है ई कॉमर्स की, ई वाणिज्य की गतिविधियों को संपादित कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारा दूर दराज के इलाकों वाला पॉइंट हो जाता है कि दूर दराज के इलाकों से भी जो है इन गतिविधियों को संपादित किया जा सकता है। ठीक बात है। तो उम्मीद है ये सारे के सारे लाभ या जो फायदे हैं ई कॉमर्स से होने वाले हमने डिस्कस कर लिए। व्यापारियों को कौन कौन से फायदे होते हैं, ग्राहकों को कौन कौन से फायदे होते हैं और समाज को कौन कौन से फायदे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमने फायदे देख लिए तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनके होने वाले इनसे नुकसानों को भी एक बार एक हल्की नजर उनके ऊपर भी डाल लेते हैं कि जो है ई कॉमर्स से कौन कौन से नुकसान होते हैं। नुकसान तो होते होंगे ना, देखिए जब हमने लाभ देख लिया तो हम क्या देख लेते हैं, अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है। देखिए जब किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करते हैं, ठीक है, या हम जो किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं, तो जब कोई सामने वाला उसको परचेज करे, जब हम सेल करेंगे सामने वाला कोई परचेज करने वाला भी होगा। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, हमारे मान लीजिए हम ग्राहक हैं और हम जो है किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो क्या उसका भौतिक अवलोकन संभव हो पाता है, हम जो है उसका फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं कि वो किस क्वालिटी का है, जैसा कलर हमको ग्राफिक्स में दिखाया गया है वैसा का वैसा ही कलर है या नहीं है, जो क्वालिटी हमको प्रॉमिस करी गई है वो क्वालिटी उसके अंदर, प्रॉमिस जो अश्योर्ड क्वालिटी है वो उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, भौतिक अवलोकन जो है वो संभव नहीं हो पाता है, फिजिकल जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं हो पाती है। अब जब भौतिक अवलोकन नहीं हो पाता है तो इसमें जो है दो समस्याएं हैं। क्या कि एक तो हो सकता है कि आपको जो है उसकी गुणवत्ता पर संशय हो, भाई जो है उसकी क्वालिटी पर संशय हो सकता है कि भाई जैसे मान लीजिए आप जो है जिस क्वालिटी के कपड़े वो अश्योर कर रहे हैं उस क्वालिटी के आपको कपड़े ना मिले, है ना, जो भी कोई आपने अगर ऑनलाइन अगर कुछ भी आपने कपड़े वगैरह ऐसे कोई भी चीज आपने ऑर्डर करी है तो ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, धोखाधड़ी भी जो है वो संभव है। धोखाधड़ी की संभावनाएं होती हैं भाई। अभी तो चलिए जो है काफी सारी ऐसी जो केसेस हैं फ्रॉडुलेंट्स वाले जो केसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन
क्या था कि जब ये अभी हमने बात करी पिछले डिकेड में, मतलब कि 2010 से 2020 की, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जब ये ई कॉमर्स वाला चलन जब जैसे नया नया चालू ही हुआ था, तो लोगों ने क्या था, बेझिझक बिना डरे हुए जो इन सब चीजों को मंगवाना भी चालू किया। तो कई बार ऐसे है ना, मतलब 2013 से और 2016 तक आई थिंक है ना, लगभग हर दिन न्यूज़पेपर के अंदर लाइन हुआ करती थी कि ऑनलाइन जो है कुछ कुछ प्रोडक्ट मंगवाया और उसके अंदर निकला ये, जैसे किसी ने कोई मोबाइल फोन मंगवाया तो उसके अंदर निकली हुई है कोई साबुन की बार निकली हुई है, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट सा वेट सा किसी के अंदर पत्थर निकला हुआ है, ऐसा कुछ। तो ऐसे में जो है कंपनियां चेती हैं, और कंपनियों ने बताया कि अब जब भी कभी आपको ऐसा नया प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उसको प्लीज ओपन करने से पहले उसका जो है वीडियो फुटेज बना लें, सो दैट अगर वो प्रोडक्ट निकलता है तो उस फुटेज को आप डिलीट कर दें, और अगर नहीं मिलता है तो जो है आपके वो आगे फर्दर जो भी आप लीगल एक्शंस वगैरह लेते हैं तो उसमें जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा मोस्टली जो है कंपनीज तो नहीं करती, लेकिन जो डिलीवरी बॉयज हैं वो जो है हेरा फेरी जो है इस प्रकार की कर दिया करते थे, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखिए, जब भौतिक अवलोकन संभव नहीं हो पाता तो हमने गुणवत्ता पर संशय देख लिया और धोखाधड़ी की संभावनाएं देख ली। आप जब भी किसी प्रोडक्ट को मंगवाते हो तो आप जो है क्या करते हो, उसके अंदर अपना घर का जो एड्रेस है ना, वो डालते हो। इसके अलावा आप क्या करते हो, आप अपनी ईमेल आईडी डालते हो। इसके अलावा आपके जो कौन कौन से टेस्ट हैं उनके बारे में आप बताते हो, ठीक है, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, कौन सा पसंद नहीं है, कौन सा कलर पसंद है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास में चली जाती है। आप जिस तरीके से पेमेंट करते हो तो पेमेंट का इन्फॉर्मेशन उनके पास में चला जाता है, ठीक है। तो आप इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी बाधित होती है, तो उससे क्या होती है, आपकी निजता भंग होती है, निजता भंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है कि जो पारंपरिक व्यवसाय है, लाला जी की दुकान पे जाना और जाकर के जो है सामान को खरीद करके लेकर के आना, है ना, उनके ऊपर क्या हो जाता है, कुठाराघात हो जाता है। किस पर, जो पारंपरिक व्यवसायिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर क्या हो जाता है, कुठाराघात हो जाता है, ठीक है भाई। आप क्या करते हो कि जब घर पे सोफे पे बैठे बैठे टांग पे टांग डाल करके भी क्या करते हो, आराम से अपनी शॉपिंग को परफॉर्म कर लेते हो, आलसी बनते जा रहे हो धीरे धीरे, ठीक बात है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या हो जाता है, मान लीजिए सरकार के द्वारा कुछ वर्जित या प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, उनको भी जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है अपने घर पर मंगवाया जा सकता है। तो एक क्या चीज हो जाती है, वर्जित वस्तुओं का को जो है वो चलन में लाया जा सकता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, है ना, तो ऑनलाइन में क्या हो जाता है, जो लोग कुशल नहीं है, जिनके अंदर कंप्यूटर की लिटरेसी नहीं है, कंप्यूटर और इंटरनेट को लेकर के जो लोग साक्षर नहीं है, क्या उन लोगों के लिए ई वाणिज्य, ई कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो करना संभव हो पाएगा? तो हम बोलेंगे जी नहीं। तो यहां पे क्या हो जाता है कि जो तकनीकी रूप से जो कुशलता है वो क्या हो जाती है, आवश्यक हो जाती है, ठीक बात है। और इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि जो भुगतान प्रणाली है, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है, कई बार क्या हो जाता है वो पेमेंट अटक जाता है, कई बार क्या होता है कि जो फर्जी लिंक्स आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारा पेमेंट जो है हम जहां कंपनी को करना चाह रहे हैं उस कंपनी को ना करके वो फर्दर कहीं और ही निकल जाता है, ठीक बात है। तो ये जो है कुछ एक जो है हमारी ई वाणिज्य को लेकर क्या हो जाती है, कुछ एक सीमाएं हो जाती हैं। उम्मीद है ये चीज भी जो है आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं साथियों, ई वाणिज्य का जो क्षेत्र होता है, जो स्कोप होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं कि ये जो है किस किस तरीके से कहां कहां पर की जाती हैं। क्षेत्र या स्कोप, देखिए पहला हो जाता है B2B, अर्थात जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज या जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, जो वो बिजनेस फर्म से बिजनेस फर्म के अगर बीच में हो रही है, ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये है, ये इसको क्या कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इसको क्रय कर रहे हैं। क्रय तो कर रहे हैं लेकिन ये जो है अपने खुद के उपभोग के लिए इसको क्रय नहीं कर रहे हैं, ये इससे क्या करेंगे, आगे फर्दर जो है व्यापार करने वाले हैं, ठीक बात है। जैसे हमने बात करी थी कि मान लीजिए लकड़ी का सप्लायर है, इसने लकड़ी खरीदी इससे, और वो इस इमारती लकड़ी के माध्यम से इसने क्या किया, कोई ना कोई जो है फर्दर फर्नीचर बनाया, और ये जो है उस चीज को आगे फर्दर सेल आउट करेगा, मतलब ये क्या करेगा, इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वैल्यू का एडिशन करेगा, ठीक बात है। तो पहला मोड हो जाता है हमारा बिजनेस से बिजनेस
B2B। दूसरा हो जाता है साथियों हमारा B2C, मतलब एक तरफ क्या होगी, बिजनेस फर्म होगी, और एक तरफ क्या हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा। ठीक बात है, कस्टमर या कंज्यूमर का भी आप जो है नाम में ले सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप जो है आराम से अमेजन और फ्लिपकार्ट को, अमेजन या फ्लिपकार्ट को आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। ये जो है इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, अब ये अमेजन फ्लिपकार्ट किस तरीके से काम करते हैं इसके हम आगे जो है फर्दर नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा, हम उसी के अंदर इसकी बातचीत करने वाले हैं। थर्ड हो जाता है हमारा C2C, मतलब कि इधर भी कस्टमर है, कस्टमर या कंज्यूमर है, और इधर भी जो है कस्टमर या कंज्यूमर है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल आप देख लीजिए, OLX, क्विकर। भाई आपने, आपके पास में कोई एक सेकेंड हैंड मान लीजिए मोटरसाइकिल है या कार है या कोई घर है जिसके अंदर आप रहते हो, तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज का उपभोग कर रहे हैं, आप उसके क्या है, कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं। ठीक है, आप जब चाहते हो कि मेरे को उसको फर्दर सेल आउट करना है, तो जो कोई बंदा उसको सेकेंड हैंड परचेज करेगा, तो सेकेंड हैंड परचेज करेगा वो तो हो जाएगा ये, और अभी आप उसको यूज कर रहे हो तो आप कौन हो जाओगे, फर्स्ट कंज्यूमर हो जाओगे। ठीक बात है, तो ऐसी चीजों को जब है आप कहां पर ट्रेडिंग करते हो, उसके लिए हम OLX और क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म्स और उसको जो है हम परचेज करते हैं। ठीक बात है, सेल करते हैं या परचेज करते हैं, कहां करते हैं, OLX या क्विकर के ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और B2C वाली जो हमने बात करी थी, बिजनेस टू कंज्यूमर वाली बात करी, इसमें क्या हो जाता है, अमेजन और फ्लिपकार्ट आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों हमारा, एक आ जाता है G2C। जी क्या बोला है, G फॉर गवर्नमेंट और C फॉर सिटीजन या कंज्यूमर या कस्टमर, कुछ भी आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। जब सरकार के द्वारा ऑनलाइन हमें कुछ एक सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएं, जैसे कि मान करके चलिए हम जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, मूल प्रमाण पत्र बनवाते हैं, हम जो है किसी हमारे दिवंगत के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, हम जो कोई नवजात आया है हमारे परिवार में, हम उसके लिए जब कभी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ई मित्र की सेवाएं हम लेते हैं। ठीक है, तो वो जो सारी हम उनके लिए क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, है ना, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो वो सब चीजें क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा अब कस्टमर कंज्यूमर तो क्या करता है, अप्लाई करता है, और वो क्या करते हैं, उन चीजों को जो है ऑनलाइन जो है आप तक पहुंचाते हैं। तो ये जो मॉडल होता है ये भी क्या हो जाता है, ई कॉमर्स का जो है एक नवीन उभरता हुआ क्षेत्र जो है वो माना गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और पॉइंट आ जाता है छोटा सा, उसका हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, अंतः बी वाणिज्य। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए क्या चीजें आ जाती हैं। अभी हमने बात करी कि बड़े स्तर पर जो है क्रय विक्रय करना ऑनलाइन माध्यम से, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ई वाणिज्य का नाम दे देते हैं। ठीक है, इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर क्या होता है, जब हम बड़े स्तर पर क्रय और विक्रय कर रहे हैं तो क्या केवल एक कंपनी के अंदर क्रय और विक्रय संबंधी गतिविधियां ही होती हैं, नहीं, उसके अलावा जो अदर सब्सिडरी एक्टिविटीज साथ में करी जाती हैं, जो उनको कंप्लायंस करती है, जो कि उनको साथ में लेकर के चलती हैं, बहुत सारी जो है ऐसी गतिविधियां साथ में उनको संपादित करनी होती हैं, वो जब ऑनलाइन माध्यम से साथ के साथ में की जाती हैं, एक फर्म के अंदर विभिन्न विभागों के द्वारा साथ में रहते हुए जब कार्य किया जाता है किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो वो किसके अंतर्गत आ जाती है, इंट्रा बी कॉमर्स के अंतर्गत आ जाती है। ठीक बात है, उम्मीद है ये चीजें भी आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होंगी। अभी मैंने आपको बोला था कि जो फ्लिपकार्ट और ये जो अमेजन है, ये जो है काम किस तरीके से करते हैं। आइए अब जो है हम इनका जो प्रारूप होता है, इनका जो फॉर्म होता है कॉमर्शियल कंपनीज के काम करने का, अब जो है हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ई कॉमर्स का प्रारूप या फॉर्म। साथियों जनरली तो क्या होता है कि जो है दो प्रकार के फॉर्मेट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हो जाता है बाजार प्रारूप और एक हो जाता है हमारा स्टॉक प्रारूप। ठीक है, बाजार प्रारूप क्या होता है वो देखिए, मैं यहाँ पे जो है देखिए कुछ कंपनीज के नाम लिख रहा हूं, काल्पनिक है, मैंने अपनी अभी अभी इनको बनाया है। ठीक है, एक ले लेते हैं हम एबीसी लिमिटेड, एक ले लेते हैं डीईएफ लिमिटेड, एक हम ले लेते हैं XYZ लिमिटेड, एक ले लेते हैं हम LMN लिमिटेड। ठीक है, ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अमेजन का है और ये फ्लिपकार्ट का है। ठीक है, ये सारी की सारी कंपनियां करती है मोबाइल फोन्स
बनाती हैं, मोबाइल फोन की एसेसरीज बनाती हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी मान लेते हैं अपन जो है एप्पल के आईफोन्स वगैरह बनाती हैं, एप्पल के आईफोन्स के अंदर ही जो है ये डील करती हैं, ठीक है। अब जब क्या करते हैं आप लोग, जब सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, अमेजन के प्लेटफॉर्म पे जाकर जब आप सर्च करते हैं तो एबीसी लिमिटेड का भी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। मान लीजिए आपने आईफोन 10 ही आपने सर्च किया, या अभी पता नहीं लेटेस्ट 13 आ रहा है, 13 प्रो आ रहा है, 14 आ रहा है, जो भी XYZ आ रहा है, मान लीजिए वही वाला फोन है, ठीक है। तो ये एक आईफोन हो गया, आईफोन 13 प्रो की बात कर लेते हैं। सेम वही प्रोडक्ट इस कंपनी का है, वही प्रोडक्ट इस कंपनी का है, वही प्रोडक्ट इस कंपनी का है, ठीक है। जब अगर मान करके चलिए ये कंपनी खुद ही काम कर रही होती तो अलग अलग प्रोडक्ट क्यों दिखाती है हमें? ये इसलिए दिखाती हैं क्योंकि ये जो कंपनियां हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है, पंजीकृत है, यहां पर जुड़ी हुई है, ठीक बात है। तो अब अमेजन तो क्या कर रहा है, केवल लॉजिस्टिक्स का काम करता है, वो तो केवल दिखाता है, वो तो केवल एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जाकर क्या कर सकते हो, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा कि मान करके चलिए आपने जो है कोई स्मार्ट वॉच सर्च करी और देखी तो यहां पर दिखा तो रही है, लेकिन जो है यहां पर स्टॉक खाली है, स्टॉक एम्प्टी है, बिल्कुल है ना, इनके पास में अवेलेबल ही नहीं है। कई बार होता है कि जो इनके पास में कलर ही अवेलेबल नहीं है, तो वो क्यों होता है? तो वो इसी वजह से होता है कि ये जो मान लीजिए ये जो XYZ कंपनी है, इसके पास में जो वाला प्रोडक्ट शॉर्ट एंड है वो है ही नहीं, खत्म हो चुका है। ये मान लीजिए कि कोई स्मार्ट वॉच थी, वो जो है इनके पास में उसका जो है कलर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो चीज यहां पर प्रदर्शित होती है। इसी तरीके से जो है वो चीज फ्लिपकार्ट पर भी चलती है, ठीक बात है। अब बाजार प्रारूप की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। बाजार प्रारूप की करूंगा, फिर उसके बाद में स्टॉक प्रारूप की बात करेंगे, ठीक है। जब कोई कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करवाए और पंजीकरण करवाने के पश्चात जो है अपने उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से सेल आउट करे, तो वो तो क्या कहलाता है, आपका बाजार प्रारूप कहलाता है, ठीक बात है। जैसे मैंने बताया आईफोन के लिए कंपनी जो इसके अंदर ट्रेडिंग करती है, ठीक है, और ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अब खुद को जो है पंजीकृत करवा रखा है, ठीक बात है। तो ये तो हो जाता है हमारा बाजार प्रारूप। आप पंजीकरण करवाओ, पंजीकरण करवा करके आप जो है अपने उत्पाद को विक्रय कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक प्रारूप क्या हो जाएगा? जब अब अभी हमने क्या करी, आईफोन की बात करी थी, ठीक है, तो आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं। जब मान लीजिए आईफोन की कंपनी खुद ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर इस उत्पाद का विक्रय करना प्रारंभ कर दे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अभी आपको क्या करना है कि जो है ये कंपनीज हैं और इन कंपनीज का प्रोडक्ट जो है यहां पर पंजीकृत करवाया हमने इस प्लेटफॉर्म पे, और फिर यहां इसके माध्यम से इन बिचौलियों, इन मध्यस्थों के माध्यम से जो है प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है। यहां पर क्या है, कंपनी डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जाकर क्या कर रही है, अपने उत्पाद को विक्रय कर रही है अपनी वेबसाइट पर। तो यह चीज क्या कहलाती है, आपकी स्टॉक का प्रारूप कहलाता है, ठीक बात है। उम्मीद है ये चीज आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। एक और जो है हमारा छोटा सा टॉपिक है, आज उसको निपटा लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, वो हम बात कर लेते हैं ई कॉमर्स की पॉलिसी की, है ना, कि ई वाणिज्य की नीति। साथियों, वर्ष 2018-19 में ई वाणिज्य की नीति आई थी। ठीक है, अब देखिए, जब भी कभी कोई सी भी पॉलिसी आए, कोई सी भी नीति आए, तो नीति के आने के पीछे सबसे पीछा जो मेन एजेंडा होता है, एक तो क्या होता है कि जिस किसी भी संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो नीति आई है, ठीक है, उसका संचालन जो है वो सुचारू रूप से हो सके। क्या हो सके? संचालन जो है उसका सुचारू रूप से हो सके, ठीक है। और जो किसी भी प्रकार की कोई अनुचित गतिविधियां हैं उनके ऊपर क्या किया जा सके, रोकथाम लगाई जा सके, ठीक बात है। तो जो भी कोई नीति आएगी उसके पीछे जो है मोस्टली ये दो एजेंडास तो जो है होते हैं। आपको अगर कोई भी पॉइंट याद नहीं आए तो सुचारू रूप से संचालन और जो है अनुचित गतिविधियों पर रोकथाम तो जो है आप लिख के आए, ठीक है, चाहे कोई सी भी नीति हो। अब इसके मोस्टली जो है प्रावधान क्या क्या हुए, तो देखिए, पहला प्रावधान तो क्या हो जाता है कि इसके नियमन के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए एक पृथक नियामक संस्था अखिल भारतीय स्तर पर बनाई जाएगी, ठीक बात है। दूसरा देखिए, इनको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर खुद को पंजीकृत करवाना पड़ेगा। भाई सरकार को भी तो रेवेन्यू देना है, किस हिसाब से देना है, तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, जीएसटी के अंतर्गत खुद को पंजीकृत करवाना पड़ेगा, ठीक है।
तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, तीसरा एक हो जाएगा, यदि अनुचित व्यवहार है, मध्यस्थों के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार यदि किया जा रहा है, ठीक है, तो दंड व जुर्माने का प्रावधान, वो भी जो है इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये सब चीजें आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है जिसके अंदर ई वाणिज्य और परंपरागत जो व्यवसाय है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद में हम नया जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ई विपणन, ई मार्केटिंग। वो छोटा सा है, तो जो मैंने टॉपिक अभी आपको बताया जो डिफरेंस वाला है पारंपरिक व्यवसाय और ई वाणिज्य वाला, उसको जो है हम उसी के अंदर साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक सब चीजें आपको ठीक तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।